एक भीड़ में भी एक इंसान अकेला हो सकता है। आप 10 लोग के साथ एक पार्टी कर रहे हैं और आप रोज़ पार्टी कर रहे हैं, फिर भी आप लोनली हो सकते हैं। और साथ ही में यूथ जो सबसे ज़्यादा आज डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, कॉर्पोरेट स्ट्रेस है, बिज़नेस स्ट्रेस है, और वो सारी चीज़ें जनरेशनल गैप के वजह से हमारे पेरेंट्स समझ ही नहीं पाएँगे। हार्ट अटैक का इशू करीब 29% बढ़ जाता है अगर आप लोनली हैं। हार्ट स्ट्रोक का इशू अराउंड 29 टू 32% बढ़ जाता है। एंड अर्ली डेथ, हम सब खुशहाल जीना चाहते हैं और लंबा जीना चाहते हैं, तो अर्ली डेथ, जैसे कि एक कोई इंसान 15 सिगरेट पीता हो और उनके जो आंकड़े हैं ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट क्रोनिक इलनेस के उतने ही आंकड़े हैं, 30% बढ़ जाता है लोनली लोगों का। यूथ डिस्ट्रेस में इसलिए है क्योंकि दो पहला कारण है फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ईपीएफ। अभी आपने कहा था ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है। जी, एआई बहुत तेज़ी से हमारे जीवन में आ रहा है, तो क्या इस बात का अंदेशा है कि इन फ्यूचर कोई एआई कंपेनियन जगह रिप्लेस कर सकता है? इनफिडेलिटी का रेशियो या परसेंटेज मोर देन 50% है। मतलब कि 50% से ज़्यादा लोग जो मैरिड हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं। सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है, वो है दैट एआई डज नॉट हैव इमोशंस। स्टार्टअप यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं श्रद्धा चतुर्वेदी। श्रद्धा का स्टार्टअप है गेट कंपेनियन, और ये अकेले लोगों की समस्या को सॉल्व करता है। किस तरीके से सॉल्व करता है, आज हम इसी पे बात करेंगे। श्रद्धा, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सबसे पहले तो इस अनोखे कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए और गेट कंपेनियन के बारे में बताइए कि ये क्या है और कैसे काम करता है। जी सर, गेट कंपेनियन पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगी बिल्कुल कि बिल्कुल। मैं गेट कंपेनियन और जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं उस तक कैसे हम्म। उस आइडिया पे कैसे पहुँचे। ठीक है। तो अगर हम होमो सेपियंस के ज़माने की बात करें, हम्म। जब साथ में रहना एक सर्वाइवल की नीड थी। हम्म। लोग साथ नहीं रहेंगे तो एक दूसरे की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। कुछ सेट ऑफ पीपल्स होते थे और उसके बाद बाकी लोग उनकी रक्षा करते थे, एंड इस तरीके से हर जी। रात में काम बराबर डिवाइड होता था। इस दौरान लोग एक दूसरे होमोसेपियंस एक दूसरे के करीब भी आने लगे क्योंकि वो साथ ही रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चे साथ में बड़े हो रहे हैं। तो फिजिकल ली साथ रहने के लिए इमोशनल डिपेंडेंसी भी होने लगी। जी। उसके आगे अगर थोड़ा चले हज़ारों साल पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, तो हमारी कंट्री की बैकबोन थी जॉइंट फैमिली सिस्टम, हम्म। जो अभी बहुत रेयरली दिखती है या धीमे धीमे अब वो ख़त्म होती जा खत्म रही हो है। रही है, बिल्कुल। तो उस दौरान भी एक ऐसा इकोसिस्टम हमारे आसपास बना हुआ था जिसमें चाचा ताऊ, उनके बच्चे, चाचियाँ, और इतना बड़ा बड़ा फैमिली होता था कि कोई भी अगर स्ट्रेस में है या परेशान है, छोटी या बड़ी, आप अपने रूम से बाहर निकले तो आपकी शक्ल देख के ही लोग ये समझ जाते थे कि आपकी कोई परेशानी है, और एक से ज़्यादा लोग आपके पास आके हम्म। आपको प्रोब करते थे कि आप अपनी परेशानी बताएं। अब अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें या उसके बाद की बात करें, तो नीड ऑफ द आवर थी कि इंडिया को ग्रो करना था। हम जिस माहौल से गुजरे थे और जिस परेशानी से गुजरे थे, हमें तरक्की करनी थी। तो अर्बनाइजेशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आए, यूथ को इनकरेज किया गया कि एजुकेशन ही एक तरीका है। तो एजुकेशन पाने के लिए लोग अपने विलेजेस, स्मॉल टाउन से बाहर टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में जाने लगे, पढ़ने लगे, नौकरियां जनरेट हुई, वहीं पर बस गए, और धीमे धीमे वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जॉइंट फैमिली को रिप्लेस करने लगा। जी। तो इसके साथ साथ वो हो सकता है कि बहुत सारी बिल्डिंग जो एक फ्लैट सिस्टम में आज हम रोज हम्म। रहते हैं, हम्म। तो फिजिकली तो हम हज़ारों लोग के साथ एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, लेकिन वो इमोशनल डिपेंडेंसी और जो कनेक्शन था वो धीमे धीमे दूर होता गया। मतलब भीड़ में अकेले। भीड़ में आप अकेले हाँ, होते हो गए, गए आपके ये अपनों कॉन्सेप्ट। से आप दूर हो गए, जी। और अब किसी से बात करने के लिए आपको फ़ोन करना पड़ेगा। फ़ोन पे आपके इमोशंस नहीं दिखेंगे, फैमिली वाले समझेंगे नहीं, और वो सोचेंगे कि वो व्यस्त है तो मैं परेशान ना करूं अपने बच्चे या लोगों को। तो ये सारी परेशानियां जैसे जैसे बढ़ती गई, आज हम जिस स्थिति में हैं, जहाँ न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम एक बहुत प्रेवलेंट डे टू डे चीज़ हम देख रहे हैं। उस दौरान बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में एक इंसान गुजरता है। अगर मैं हर एक एज गैप की बात करूं, जी। तो बच्चे
बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि फ्लैट में रह रहे हैं, नेबर्स को आसपास जानते नहीं हैं, मम्मियों को दोस्ती करनी पड़ती हैं बच्चों को दोस्ती कराने के लिए। और साथ ही में यूथ जो सबसे ज़्यादा आज डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, कॉर्पोरेट स्ट्रेस है, बिजनेस स्ट्रेस है, और वो सारी चीज़ें जनरेशनल गैप के वजह से हमारे पेरेंट्स समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि या तो वो कॉर्पोरेट में कभी थे नहीं, या थे भी तो उनका दौर अलग था जहाँ एक कंसिस्टेंट स्टेबल लाइफ, एक संतुष्टि थी कि 25 साल एक ही जगह काम करेंगे, पैसा ना भी मिले। लेकिन आज हम 1 से 2, 3, 4 जॉब चेंज करते हैं इन अ स्पैन ऑफ प्रॉब्ली 10 इयर्स। तो वो एक यूथ का स्ट्रेस, और जो हमारे एल्डर्स हैं वो अपने आप को अबैंडन फील करने लग गए हैं, क्योंकि वो अब अकेले हैं और उनको लगता है कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो अब मेरे मेरे को कोई पूछता नहीं है, तो उनको वो एक स्ट्रेस तो होने बड़ा लग गया है। इंटरेस्टिंग है, आप जैसा बता रही हैं कि मतलब हर जनरेशन हर एज में बिल्कुल, लोनलीनेस की प्रॉब्लम हो रही बिल्कुल। है। तो गेट जी। कंपेनियन इसी प्रॉब्लम को एक सपोर्ट सिस्टम देने की कोशिश कर रहा है। हम्म, अब मैं आती हूँ गेट कंपेनियन क्या है। जी। तो गेट कंपेनियन एक इमोशनल सपोर्ट प्लेटफॉर्म है, हम्म, जिसमें आप अगर लोनली फील कर रहे हैं, जो कि हम्म, एक बीमारी नहीं है, सिर्फ एक एहसास है, हम्म, तो आप हमारे कंपेनियंस को रीच आउट कर सकते हैं और उनसे बात करके अपना मन हल्का कर सकते हैं। ये एक वेबसाइट और एक ऐप के द्वारा, जो ऐप एक डेवलपमेंट में स्टेज पर है, उसके लिए कर सकते हैं, पर एट द सेम टाइम आप इन पर्सन विजिट में भी लोगों से मिल सकते हैं। यही गेट कंपेनियन की पूरी कॉन्सेप्ट है। अच्छा। लेकिन आपका जो बैकग्राउंड रहा है, जहाँ तक जी, जी, मैं पढ़ा, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप मेरे ख्याल से ऑडिट और डेटा बिल्कुल। से रिलेटेड जो जी, थी, तो उसके बारे में भी मुझे थोड़ा सा बताइए। थोड़ा सा मुझे आप, बल्कि आप और थोड़ा पीछे जाके अपनी फैमिली बैकग्राउंड से शुरू करिए कि जी, आप कहाँ से हैं और कैसे आपने। जी। देखिए, मैं जी। एक छोटे शहर से हूँ, हम्म, जयपुर से। जी। और जयपुर में मेरा बचपन गुजरा, हम्म, और बहुत ही एक मॉडरेट लाइफस्टाइल में मैं थी, मिडिल क्लास आप बोल सकते हैं। हम्म, और उसके बाद मैं पढ़ने के लिए विदेश गई, नेदरलैंड्स में। वहाँ पर मैंने बहुत सारी सिचुएशंस फेस करी, क्योंकि कल्चरल शॉक था और लोग अलग थे, खाना खाना पीना अलग था, मैं वेजिटेरियन हूँ। तो इस दौरान बचपन से बड़े होने तक तो चीज़ें बहुत अच्छी चली, लेकिन वहाँ से मेरे लाइफ के शौक शुरू हुए जब मैं नीदरलैंड्स विदेश में गई। आपने कितना समय बिताया? मैंने करीब 3 साल वहाँ पे अच्छा। बिताया। अच्छा। वहाँ से आने के बाद मेरी अरेंज मैरिज हुई। हम्म, भगवान की दया से मेरे 2 अच्छे हम्म, बच्चे हैं, हम्म, 2 लड़के। हम्म, एक 15 साल का है और एक 1 साल का है। हम्म, अम, उसके बाद मैंने बीच में ब्रेक लिया था, बट नेदरलैंड से वापस आते ही मैंने जॉब शुरू करी। अब हम अगर प्रोफेशनल साइड की बात करें, हम्म, तो केपीएमजी से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, एंड मैंने डिफरेंट बिग फोर्स में अलग अलग समय इस बीच में गुजारे। 2 साल पहले मैंने एक अपनी खुद की जो कंपनी 8 साल पहले इस्टेब्लिश हुई थी, ISSC इंटरनेशनल शेयर सपोर्ट सेंटर, उसको ज्वाइन किया। एंड उसी दौरान मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस सोचने लगी और सोची कि समथिंग वेरी क्लोज टू माय हार्ट, मैं वो क्या कर सकती हूँ जिसमें मैं एक्चुअली एज अ पर्सनालिटी एक चेंज सोसाइटी के लिए ला पाऊंगी। तब मैं गेट कंपेनियन के बारे में सोचने हाँ, तो लगी। मैं यहाँ पे आता हूँ जी, कि पूरा बैकग्राउंड जो आपका रहा है वो जी, बिल्कुल डिफरेंट रहा। जी, वो बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवेन जी, और ऑडिट से रिलेटेड रहा, और ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है जहाँ पर आप जी, पर्सन टू पर्सन एक जी, कनेक्शन, सपोर्ट, जी, इमोशंस की बात कर रहे जी। हैं। तो इसका कोई ट्रिगर पॉइंट था, कोई ऐसा यूरेका मोमेंट था, कैसे आपको ये क्लिक किया कि मुझे ये करना है? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन हम्म, हमें एज एन ऑडिटर अगर हम देखें तो एक ऑडिटर कभी रिस्क लेना नहीं चाहता है, बट एज एन एंटरप्रेन्योर अगर हम देखें तो बिना रिस्क लिए कोई एंटरप्रेन्योर बड़ा नहीं बनता है। हम्म, तो तो आपके लिए या एक लेमैन के लिए ये एक ऑपोजिट रोल्स हैं, लेकिन मैं हम्म, इसको डिफरेंटली सोचती हूँ। हम्म, देखिए, एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊंगी कि जिस कंपनी को मैंने स्टार्ट किया है उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो एज एन ऑडिटर मैं उस रिस्क के लिए पहले से प्रिपेयर करूंगी, हम्म, ना ही ऑपरेशनली, क्योंकि हम्म, कंप्लायंस पर्सपेक्टिव से भी बहुत रिस्क होते हैं, तो हम्म, उसके लिए तो मुझे बहुत अंदाज़ा है एज एन ऑडिटर। मगर उसके अलावा जो मैं इमोशंस के एक प्लेटफॉर्म के लिए एक सर्विस बनाई है, तो हम्म, वो एक बहुत डेलिकेट टॉपिक है, एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और उसकी कौन कौन सी रिस्क है मैं आपको 3 लेवल पे बताना चाहूँगी। हम्म, देखिए,
पहली रिस्क है इमोशनल रिस्क, हम्म, राइट। हम यूज़र्स की इमोशंस पे बात कर रहे हैं, हमारे कंपेनियंस उनके साथ कांटेक्ट करते हैं या इन पर्सन मिलते हैं। अब वो अपनी एक बहुत सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं। इस पे कॉन्फिडेंशियलिटी का भी इशू हो सकता है, इसमें ये भी हो सकता है कि मुझे जज कर लिया जाए। तो इसके लिए मैंने ये प्रोटोकॉल्स बनाए हैं कि बहुत सारे इंटरनल प्रोटोकॉल्स हैं कि चीज़ें सेव नहीं रखी जाएंगी, एक दूसरे के साथ कंपेनियन शेयर नहीं करेंगे। और एट द सेम टाइम जो इन पर्सन विजिट है उसमें भी यूज़र ये सोच सकते हैं, इन पर्सन विजिट मतलब मेरा कंपेनियन यूज़र के पास गया तो वो सोच सकते हैं कि क्या मैं सेफ हूँगा, ये जो बंदा आएगा मुझसे मिलने के बिल्कुल। लिए। तो उसके लिए डिटेल प्रोटोकॉल मैंने फॉलो किया है कि अगर हम इमोशनल नीड सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं तो पर उससे पहले तो वो ये सोचेंगे कि इमोशनल नीड के लिए मैं कोई कंपेनियन बुलाऊं और वो मेरे लिए एक सेफ्टी इशू बन जाए। तो उसके लिए हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जिसमें हम डिटेल्ड केवाईसी करते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं। आईएसएससी क्योंकि 8 साल पुराना है तो एक मैं थर्ड पार्टी एजेंसी यूज़ करती थी जिनमें हम डिटेल्ड एम्प्लॉय वेरिफिकेशन करते थे। तो वी वर ब्लेस्ड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, वो प्रोटोकॉल्स पूरे ऑल सेटल्ड थे। तो उस तरीके से एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, हम एक डिटेल प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, जिसमें एज मच एज कि बंदा कहाँ रहता है, कंपेनियन कहाँ से आया है, उसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है, वो सारी डिटेल्स चेक की जाती हैं और उस डॉक्यूमेंटेशन को रखा जाता है जब तक वो हमारे साथ हैं। अब उल्टी तरफ बात करें तो हमारे कंपेनियंस की भी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिल्कुल। क्योंकि हम्म, इन पर्सन विजिट में जेन्युइन यूज़र्स के साथ जैसे जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, बहुत लोग अलग अलग गलत चीज़ के लिए भी हाँ हाँ बिल्कुल, मिसयूज़ कर मैं तो सकते इसको इस हैं। तरह देख रहा हूँ कि दो बिल्कुल अनजान लोग एक सेंसिटिव जोन में मिल रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, किसी एक चीज़ को सॉल्व करने जी। के लिए, उसके जी। अकेलेपन की प्रॉब्लम सॉल्व तो करने के इन लिए। पर्सन विजिट जी। में हम ये केवाईसी यूज़र के लिए भी करते हैं हम्म, जिसमें हम उनके आधार कार्ड और अदर डिटेल्स और जहाँ वो बुला रहे हैं अगर वो होम एड्रेस है तो हम हम्म, उसकी डिटेल्ड वेरिफिकेशन करते हैं कि उनके नाम वो घर है कि नहीं है या किराए पे भी रह रहे हैं तो डिटेल्स। तो इससे हमारे कंपेनियन की एक सेफ्टी, और किसी ने अगर अपना आधार कार्ड और बाकी डिटेल्स दे दिए तो ये तो क्लैरिटी है कि कोई गलत काम करने से पहले 10 बार सोचेगा। कॉल्स में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें अगेन कंपेनियंस यूज़र का तो मैंने कवर कर लिया कि हम कैसे इंश्योर करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो और हम्म, इमोशंस एक्सप्लॉइट ना हो। बट एट द सेम टाइम कंपेनियंस को वीडियो कॉल और चैट की भी जैसे सुविधा जो वो देते हैं हम्म, तो उसमें कुछ भी कहीं से भी कैसे भी यूज़र्स जैसे कि आजकल डेटिंग एप्स एंड ऑल बहुत प्रेवलेंट हैं तो उससे मिक्सअप कर सकते हैं लोग, तो लोग कांटेक्ट करते भी हैं। तो हमारा प्रोटोकॉल बहुत सेट है कि द मोमेंट हमारे कंपेनियंस को लगे कि ये कुछ गलत जोन में जा रहा है और ये इमोशनल नीड नहीं है, ये कुछ और है, तो हम उसको वहीं पे हमने एम्पावर किया अपने कंपेनियंस को, आप एंड कर दें कॉल इवन इफ पैसा, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ, एक इमोशन, तो वहाँ एंड करें और हम एडमिन से उसको इमिडिएटली एट एनी पॉइंट इन टाइम रात में भी वो ब्लॉक हो जाता है। बिल्कुल। वीडियो कॉल की सुविधा है लेकिन हमारे कंपेनियंस ही सिर्फ वीडियो कॉल ऑन कर सकते हैं क्योंकि उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे उनके साथ एग्रीमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन कस्टमर नहीं ऑन कर सकता है फॉर एनी रीज़न। तो ये हमने इसलिए अलाउ नहीं किया क्योंकि हम कंपेनियंस को कोई भी वल्गर कंटेंट से दूर रखना चाहते हैं सर। बिल्कुल। तो ये सारी बात तो हमने इस पर की कि आपका जो पिछला बैकग्राउंड था, जी। वो किस तरह से इसको हेल्प कर रहा है या जी। किस तरह से इस आपके स्टार्टअप को मजबूत बना जी। रहा है। एक सवाल मेरा छोटा-सा रह गया कि वो कौन-सा वक़्त था या कौन-सा समय था, जब आपने सोचा कि मुझे एक गेट कंपेनियन स्टार्ट करना है? यानी कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? सर एक्चुअली ये हमेशा से मेरे दिमाग में पूरे लाइफ लॉन्ग चला, जब अच्छा। मैं एडल्ट हुई हुँ, और हुँ। मेरे लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आए हुँ, हुँ। और तब मुझे लगा एडल्ट होने के बाद, जैसे मैंने कहा जब मैं पढ़ने के लिए बाहर निकली, जब मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किए, हुँ, तो और जब तक मैं बहुत हाई लेवल पे भी पहुंच गई थी, एक टॉप मैनेजमेंट पे भी, मुझे हुँ, लगता था मैं और आगे बढ़ूंगी तो हो सकता है स्ट्रेस ख़त्म हो जाए। हुँ, मगर वो स्ट्रेस कभी ख़त्म नहीं होता है हुँ, क्योंकि हर चीज़ अपनी अपनी एक नुआंसेस लाती है। तो ये इस दौरान मैं सोचती जा रही थी कि अगर मैं इस सिचुएशन से गुजर रही हूँ तो हुँ, और भी लोग गुजरते होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा तो सर्विस क्लास ही है हमारे बिल्कुल। इंडिया कंट्री में। हुँ, तो ये एक मेरा एक लाइफ एक्सपीरियंस है ऑल टुगेदर, हुँ, जिसमें मैंने ये एहसास किया कि ये इश्यूज़ हैं।
जब 2 साल बाद मुझे समय मिला अपनी जॉब से, जब मैंने आईएसएससी जॉइन किया, तो उस दौरान मैं कुछ ऐसा भी करना चाहती थी कि जो मैं हमेशा से जिस बारे में सोचती हूँ। तो तब मैंने ये आइडिया कंसीव किया, बहुत सारी रिसर्च करी। पता चला बड़ी शॉकिंग नंबर्स की करीब 140 करोड़ के हमारे देश में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग लोनली हैं, जी। जो बीमार नहीं है मगर बीमारी की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। एंड वो शॉकिंग नंबर था और मेरा जो अजम्पशन था वो रियलिटी में, फिर रियलिटी चेक हुआ कि ये सिर्फ मैं ही नहीं थी, और भी बहुत लोग हैं और ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो यहीं से ये आइडिया कंसीव हुआ, फिर ऑपरेशनलाइज हुआ और जी। आज हम यहाँ बैठे हैं। तो इसको आपने जो मॉडल बनाया है गेट कंपेनियन का, एक कॉमर्शियल मॉडल है, जी। एक कंपनी की तरह ये रन करेगा। कभी आपके दिमाग में ये भी आया कि इसको मुझे एक सोशल इम्पैक्ट कंपनी या एक फाउंडेशन या एनजीओ की तरह इसको रन करना चाहिए? जी सर, एक्चुअली देखिए, मैं इसको इस तरीके से जवाब देना चाहूँगी कि अगर हमें अच्छी सर्विसेज देनी है जी। दुनिया में, तो हमें अच्छे लोग रिक्रूट करने पड़ेंगे। और ऐसे लोग रिक्रूट करने होंगे। पहला तो नीड ये है कि वो विजन समझते हों, सिर्फ पैसा नहीं, एक सपोर्ट है। एट द सेम टाइम वो सपोर्ट सिस्टम, वो ऑपरेशन मैनेजमेंट, वो सारे लैपटॉप्स, वो सारे खर्चे हाँ, उसके लिए फाइनेंशियली आपको मजबूत आपको होना ज़रूरी चाहिए, है। राइट? जी। मगर ऐसा है कि क्योंकि ये एक इतनी बड़ी संगीन प्रॉब्लम है, ना ही इंडिया में, ग्लोबली अगर इसमें पैसा कमाने की एक नीड हो तो ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगा कि अगर हम इसको एक मिनिमल कॉस्ट पे रखेंगे तो ये इनकरेज करेगा हमारे यूज़र्स को यूज़ करने के लिए, और साथ में मुझे हेल्प करेगा मेरी कंपनी एक तरीके से चलाने के लिए, टू सपोर्ट माई एम्प्लॉयज़। एंड एट द सेम टाइम ये एक एनजीओ की तरह अगर मैं चलाना चाहूँगी तो हो सकता है कि मेरा पर्सपेक्टिव सही हो, लेकिन फिर समय की दिक्कतें आएंगी। अच्छे स्किल सेट साइकोलॉजिस्ट या और भी कोई लोग जिनको मैं हायर करना चाहती हूँ, शायद वो मुझसे जुड़े, शायद मुझसे ना जुड़ें। बिल्कुल। तो उसके लिए एक ये नीड थी। वो 5 रुपए की एक कॉल लगभग 100 रुपए में, अगर एक इंसान जिसको एक नीड है वो 20 मिनट अगर अपना हार्ट आउट बोल सकता है, अपने दिल की बात बोल सकता है, तो आई थिंक 100 रुपए तो किसी के लिए भी कुछ एक्सपेंसिव अफेयर नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी सर। ठीक है। जब जिस दिन भी गेट कंपेनियन का कॉन्सेप्ट आपके मन में आया जी। से लेकर आज जी। जहाँ हम लोग आमने-सामने बैठे हैं, क्या-क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? देखिए सर, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये आया कि मुझे सही लोग चुनने थे, क्योंकि ये इतना संगीन प्रॉब्लम है जो धीमे-धीमे हमें, हमारी कंट्री को एक एपिडेमिक के लिए, रादर ग्लोबल एपिडेमिक के लिए ले जा नहीं, रहा मैं है। थोड़ा-सा और पहले जी। जानना चाहूँगा कि जब ये कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं आपके मन के किसी कोने में रहा होगा, जी। जैसा कि आपने बताया कि लंबे समय से आप इस बारे में सोचती रहीं। जी। फिर एक वक़्त ऐसा आया होगा कि आपने शेयर किया होगा, कोई भी बिज़नेस आप सिर्फ़ सोच के तो नहीं रन कर सकते। जी। तो जिनसे भी आपने शेयर किया, अपनी फैमिली में, अपने कॉलीग्स के जी। साथ, जी। जी। तो क्या किसी ने कहा कि नहीं ये तो बहुत अजीब-सा कॉन्सेप्ट है या ये नहीं चलेगा या कुछ ऐसा? जी सर, एक्चुअली भगवान की दया से मेरे घर में बहुत बुज़ुर्ग भी हैं। मेरी अपनी मदर और मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ रहती हैं। एंड लकीली मैं बहुत ज़्यादा अपने और बुज़ुर्गों से एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत कनेक्टेड हूँ, एज़ मच एज़ फिज़िकली ऑल्सो। तो जब मैंने उस एज ग्रुप से ये डिस्कस किया तो वो तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आजकल देख रहे हैं कि घर के बच्चे क्या कर रहे हैं और कितने परेशान हैं। तो उन्होंने तो बिल्कुल इस चीज़ पे डाउट नहीं किया। मुझे वो यूथ जो सबसे बड़ी इशू है आज के दौर पे, मैंने जी। उनके साथ सर्वे किया, स्टार्टिंग विद माय ओन कंपनी आईएसएससी में। तो उनके तरफ से एक चैलेंज बैक आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब हम इतने पॉपुलेटेड कंट्री हैं तो वहाँ पे कोई अकेला कैसे हो सकता है। लेकिन एक भीड़ में भी एक इंसान अकेला हो सकता है। आप 10 लोग के साथ एक पार्टी कर रहे हैं और आप रोज़ पार्टी कर रहे हैं, फिर भी आप लोनली हो सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम एक अकेला इंसान जो किसी के साथ रोज़ नहीं मिलता है, वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड संतुष्ट हो सकता है। तो वहाँ पे एक चैलेंज आया। लेकिन फिर जब हमने और डिस्कशंस किए और उनसे बात करी और इस सर्वे में हमने और उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात करी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे निकले जो स्ट्रेस से तो गुजर रहे हैं, चाहे स्टडी का स्ट्रेस हो या ये स्ट्रेस हो कि मेरे पास दोस्त नहीं है, या ये स्ट्रेस हो कि मैं जाऊँ कहाँ या मैं पढ़ूँ क्या कहाँ, या मैं कुछ ना कुछ। तो वो चैलेंज था। लेकिन धीमे धीमे जब हमने और रिसर्च करी ग्लोबली
और देखा कि इतनी सारी स्टडीज़ आ चुकी हैं। एक स्टडी को मेंशन करना चाहूँगी, हार्वर्ड की एक 85 इयर्स पुरानी 1938 में एक स्टडी शुरू हुई थी ऑन हैप्पीनेस। एंड जब वो अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई है, और अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला है जो आपको और मुझे बहुत आराम से पता है, कि एक ह्यूमन बीइंग को ही चाहता है हैप्पीनेस प्रोवाइड करने के लिए। सो अ ह्यूमन बीइंग नीड्स अ ह्यूमन बीइंग टू प्रोवाइड हैप्पीनेस। वो ना ही शोहरत, ना दौलत, ना गाड़ियाँ, ना बंगले प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इतनी आसान सी लॉजिकल चीज़ के लिए 85 इयर्स पुरानी स्टडी को अगर हमें रेफ़र करना है, तो ज़रूर ये प्रॉब्लम धीरे धीरे संगीन होती जा रही है। बिल्कुल। आपने रिसर्च में कितना समय बिताया इस पूरे गेट कंपेनियन के देखिए, कॉन्सेप्ट रिसर्च को तो लेकर? एज़ लॉन्ग एज़ जितनी मेरी उम्र है उतनी ही लंबी हो गई, क्योंकि एक तो प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस रिसर्च है। साथ में मेरी मेन रिसर्च शुरू हुई जब मैं नेदरलैंड्स पहुंची, और मैंने इस बारे में सोचना शुरू किया। और एक्चुअली मैं एक बहुत सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन हूँ, तो उस तकलीफ़ों में, परेशानियों में मैं बाहर निकलने की जब कोशिश कर रही थी, तो मैंने ये रिसर्च करनी शुरू करी कि ये क्या मैं ही हूँ। मैं अपने लिए कोशिश कर रही थी कि क्या मैं बीमार हो रही हूँ, क्योंकि मैं भी उसी तरीके से सोच रही थी जैसे आज कोई भी सोचेगा। और फिर ये रिसर्च को जब मेरे को आज मौका मिला पिछले 2 साल में, तो मैंने और नज़दीकी से देखा। पिछले 1 साल में मैंने बहुत डिटेल्ड रिसर्च करी। मैंने बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज़, मार्केट रिसर्च कंपनीज़ एम्प्लॉय करी, डिप्लॉय करी, और उन्होंने मुझे और आंकड़े जब लाके दिए तो ऑब्वियसली शॉकिंग नंबर्स थे, इंडिया के लिए नहीं, ग्लोबली भी। एंड उससे ज़्यादा शॉकिंग नंबर्स ये थे कि लोनलीनेस तो एक चीज़ है, अकेलापन है, हम सोचेंगे क्या ही हो जाएगा, मगर हमें ये देखना पड़ेगा कि लोनलीनेस से हमारे हेल्थ और लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। आज अगर हम बोलें तो हार्ट अटैक का इशू करीब 29% बढ़ जाता है अगर आप लोनली हैं। हार्ट स्ट्रोक का इशू अराउंड 29 टू 32% बढ़ जाता है। एंड अर्ली डेथ, हम सब खुशहाल जीना चाहते हैं और लंबा जीना चाहते हैं, तो अर्ली डेथ, जैसे कि एक कोई इंसान 15 सिगरेट पीता हो और उनके जो आंकड़े हैं ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट क्रोनिक इलनेस के उतने ही आंकड़े हैं, 30% बढ़ जाता है लोनली लोगों का। जी। तो ये सारी रिसर्च जब हमने करी और जब हमें समझ में आया कि ये इस पे एक सोशल इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, सामाजिक हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है, तो मैंने पहला कदम उठाया। एंड शायद मुझे देख के इंडिविजुअली और कंपनीज भी आए, इंडिविजुअल थोड़ा लोग आगे कदम बढ़ाएं इन लोगों के लिए जो इमोशनल डिस्ट्रेस में हैं। एंड एट द सेम टाइम शायद सरकार भी सोचने में मजबूर हो जाए कि ये एक नीड ऑफ द आवर है। आपने नीदरलैंड्स की बात कही थी जी कि उसमें वहाँ पर आपने 3 साल बिताए। जी ये उन कंट्रीज़ में है जहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। हर बार जब जी सर्वे जी आता बिल्कुल है, स्कैंडिनेवियन जी कंट्रीज़ जी जो जी हैं, तो कुछ लर्निंग वहाँ से भी आपको मिली क्या? या वहाँ के ऑब्जर्वेशन का कुछ आपको फ़ायदा हुआ? देखिए, लर्निंग तो बहुत मिली। हुँ। आज हर कंट्री में इंडियंस हुँ। पहुंचे हुए हैं, एशियंस पहुंचे हुए हैं फॉर दैट मैटर। हुँ। मतलब बहुत सारी डिटेल्ड एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन वहाँ कुछ पे वहाँ की लाइफ़स्टाइल ऐसी रही हो कि जिसको देखकर, क्योंकि दोनों बातें हैं, शायद जी हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा है, हम्म, लेकिन कहीं-कहीं अकेलापन भी बहुत ज़्यादा है। फ़िनलैंड और नीदरलैंड्स में हम ज़्यादा नहीं जानता, चूँकि मैंने जी जितना पढ़ा है मैं उसी आधार पे देखिए, बात कर मैं पाऊँगा। आपको जी। उस एक्सपीरियंस से तो एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बट मैं अगर आपको और ऑब्जेक्टिवली इसको बताऊं तो अभी बस आपसे मिलने आने से पहले मैं एक स्टडी देख रही थी, एनडीटीवी ने ये पब्लिश किया है, जिसमें 84 कंट्रीज़ में अभी एक रिसेंटली रिसर्च कंक्लूड हुई है, जिसमें इंडिया भी एक कंट्री था 84 कंट्रीज़ में, और उसमें यही इमोशनल डिस्ट्रेस पे हुआ ये रिसर्च था। उसमें ये अनुमान लगाया गया कि बहुत सारी जो हैप्पी कंट्रीज़ जो आज हम सोचते हैं, फिनलैंड इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट, वो भी बहुत अच्छा नहीं कर रही हैं ऑन अ लोनलीनेस स्टैंड पॉइंट। इंग्लैंड, जापान, स्वीडन, जो हर मायने में तरक्की कर चुके हैं, खास करके जापान, वो प्रोबेबली डेवलपमेंट में पिनेकल पे पहुंच गए हैं, मगर यूथ जो है वो 18 से 35 तक उनका भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और लोनली है। इंडिया में अगर सिर्फ स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें, इसी स्टडी के दौरान 78,000 लोगों को एक सर्वे में लिया गया था, और उसमें आधे आधे जनता एल्डरली और यूथ की थी, 18 से 35, और दूसरा 55 से ऊपर।
और उन दोनों में भी क्लियर कंपैरिजन में जहाँ हम सोचते थे कि शायद एल्डरली ज़्यादा अबैंडन्ड फील करते हों या अकेलापन, लेकिन उल्टा निकला। 33 स्कोर मिला है यूथ को और वो बहुत ज़्यादा लोनली हैं, और 96 स्कोर मिला है एल्डरली को। तो उसका बहुत सारे कारण हैं, और उनमें से एक कारण है कि फैमिली से दूर हो गए हैं, बाहर कर रहे हैं, फैमिली समझती नहीं है, मिलने के भी समय नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उस रिसर्च से मैं आपको बता सकती हूँ, बट मैं खुद के एक्सपीरियंस से ये बताती हूँ कि वहाँ क्योंकि कल्चर बहुत डिफरेंट है, और यहाँ जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ये रिप्लेसमेंट तो अभी आया कुछ सालों में इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन वहाँ तो ये हमेशा से चला जा रहा है कि बिल्कुल। पेरेंट्स अकेले रहते हैं, बच्चे 15, मेरी खुद की फ्रेंड एक चाइनीज़ जो वहाँ पढ़ने आई थी, वो 15-16 साल में उनके फादर ने उनको कहा था आप अपना लोन लेके पढ़े, मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगा, एंड नाउ वेयर शी इज़ टुडे। वो अपने पेरेंट्स का ख्याल भी नहीं रखती है, फ़ोन भी नहीं करती है, ठीक है? तो मेरी अपनी फैमिली में एक ऐसा कपल है जिनका पूरा डिटेल्स मैं नहीं दे सकती। उनके बेटे कभी इंडिया नहीं लाए गए, ये कल्चर उन्होंने देखा नहीं, इंडियन कल्चर से देखा नहीं, इंग्लिश ही बोला, इंग्लिश ही सुना, इंग्लिश ही जिया, और आज वो ऐसे हैं कि उनकी शादी भी मेरे जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने ऑनलाइन अटेंड करी है। तो क्या माँ-बाप पे बीती होगी जो हम इंडियंस खुद हमारे लिए एक इवेंट होता है कि हमारे बच्चे की शादी होगी, और इसी तरीके का कल्चर पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में है, तो वही वो हर जगह था ना, उस टाइम तो था ही, और अब तो मेरे ख्याल में और भी ज़्यादा हो। जो आपने यूथ की बात कही, तो जो यूथ है हमारा, क्या डिजिटल डिवाइस भी एक बड़ी वजह है अकेलेपन की? जी बिल्कुल। जो यूथ है आजकल की, अगर हम एवरेज एज देखें तो 16.5 साल में इंडिया में एक बच्चे को मोबाइल मिल जाता है। इसको अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं आपके हमारे बचपन में, और उसको कंपेयर करूं अपने बच्चों के बचपन में, तो 2005 से 15 के बीच में मेरा 5 से 15 साल बीता, और उस दौरान मैं एक मिडिल क्लास फैमिली, छोटे टाउन से, तो और बहुत लग्ज़री और बहुत ज़्यादा पैसा रुपया मेरे पेरेंट्स के पास नहीं भी था। बट जो हमारे पास डेफ़िनेटली था वो एक तो फैमिली जो एक दूसरे के लिए खड़ी थी, और साथ में एक सपोर्ट सिस्टम घर के बाहर। हमारे अलग-अलग ट्राइब्स होते थे, अलग-अलग पार्ट ऑफ डे के लिए। जैसे हम स्कूल के लिए निकले तो हम रिक्शा में बैठे, वहाँ पे हमारे दोस्त हैं, मान लीजिए कि सुबह अगर डाँट भी पड़ी है माँ से कि समय से तैयार नहीं हुए, तो वहाँ पर बच्चे आपको स्ट्रेस रिलीफ़ कर देते थे, छोड़ ना, आगे की बात करते हैं। स्कूल पहुँचे, क्लास में बहुत सारी चीज़ें होती थी, कभी डाँट पड़ी, कभी कम नंबर आए, अगेन एक सेट ऑफ फ्रेंड्स होते थे, हर एक के होते थे। फिर हम बाहर निकले, लंच किया, वहाँ अलग फ्रेंड्स मिले, हम घर वापस आए, हमने उनके साथ हमारे मोहल्ले के दोस्त, जैसे कि मैं तो बहुत टॉमबॉयिश थी, तो मैं तो सारे लड़कों के ही खेल खेलती थी, कबड्डी, क्रिकेट, तो वो सारे आ जाते थे। फिर शाम को लड़कियां कहती थी हमारे साथ इंडोर भी खेलो, तो हम इंडोर खेलते थे उनके साथ। और ड्यूरिंग ट्यूशन क्लासेस आप एक ग्रुप स्टडीज़ में पढ़ते थे, और वो उस दौरान भी अगर टीचर ने, क्योंकि वो और स्ट्रिक्टर होते थे, तो उस दौरान भी डांट दिया, तो लास्ट में सब लोग हाँ हाँ ही करके आगे निकल जाते थे। तो वो इमोशनल नीड के घर में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, घर के बाहर ही पूरी हो जाती बिल्कुल, थी, है बिल्कुल। जी। अब अगर हम इसको कंपेयर करें आज हमारे बच्चों से, जो शायद 2015 से 25, एंड उस दौरान मेरे बच्चे के पास सारी सुविधाएं हैं। मैं तो स्कूटर पे बैठ के जाती थी, वो लग्जरी गाड़ी में जाते हैं। हम सबके पास अलग अलग कमरे नहीं होते थे, सब 3-4 भाई बहन एक साथ सोते थे, सबके पास अलग अलग कमरे हैं। सब लग्जरी होने के बाद भी दोस्तों की जो शोहरत और दौलत है उसकी कमी है। मैं कल ये जब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो मैंने अपने बेटे से यही बोल रही थी कि मैं तुम्हारी चर्चा ज़रूर करूँगी बिना तुम्हारा नाम लिए, कि उसको अपने दोस्त के साथ अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि भाई बास्केटबॉल खेलें, और जब वो कॉल करता है उसको, तो वो बच्चा हमेशा यही जवाब देता है, सॉरी ब्रो, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। तो हमारा वो टैग लाइन हो गया है। तो हम अपने बच्चे को हमेशा चिढ़ाते हैं कि क्या तुम्हारा फ्रेंड मिडल ऑफ समथिंग है। तो वो एक ज़माना है जहाँ निकल गए, किसी को नहीं बुलाना है, सब आ ही जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके अलावा एक सेफ्टी की बात करें तो बचपन में मुझे चोट लग गई थी, और मेरे पापा और मैं घर से थोड़ा दूर थी, मोहल्ले के दूसरे ग्राउंड पर। पापा ऑफिस में थे, मम्मी घर पे थी, दादी भी घर पर थी। तो इससे पहले कि मेरे पेरेंट्स को पता चले कि मेरा सर में इतनी तेज़ चोट लग गई और टाँके आने हैं, मेरे मोहल्ले के कितने सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स मुझे ले जा चुके थे क्लिनिक, और वहाँ से फ़ोन गया था। तब तक सारा चीज़ हो चुकी थी कि डॉक्टर से मिल लिया, पेमेंट हो गया।
अब बताइए हम कितनी बड़ी सेफ्टी की बात कर रहे हैं, और आज मैं अपने सामने वाले नेबर्स को नहीं जानती हूँ। मैंने सुना है कि ये रहते हैं, बट मैंने कभी उनसे रूबरू मुलाकात नहीं की है। जी। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आई थिंक आज के बच्चे डिजिटाइजेशन के वजह से दूर, अब उनके पास ऑल्टरनेटिव्स ही नहीं है। बच्चे होते तो खेलते, नहीं है तो डिजिटाइजेशन में है, उनके पास आईफोन्स हैं, उनके पास प्ले स्टेशंस हैं, उनके पास टेलीविजन्स हैं, और बच्चे घर भी आ जाते हैं तो वो यही सब खेलना चाहते हैं। वो आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म ही हो चुकी हैं। आई थिंक वही एक मेजर रीज़न है इस इंटायर प्रॉब्लम का, जो बढ़ती जा रही है। धीमे धीमे हम एक सोशल क्राइसिस की तरफ बढ़ रहे हैं। जब हम रिसर्च की बात कर रहे जी। थे तो एक फूड भी आपने वजह बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, जब हाँ हम जी। ऑफ स्क्रीन बात कर रहे थे, वो हाँ। क्या है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। तो देखिए, हम्म, जो मैं ये स्टडी अभी देख रही थी, हम्म, आप ये लाइव हो चुकी है एक्चुअली, ये हम्म, गूगल पे आ रही थी तो मैंने आते हुए देखा, बिल्कुल। 1 घंटे का रास्ता था। तो हम्म, उसमें ये कहा गया है कि यूथ डिस्ट्रेस में इसलिए है क्योंकि 2 पहले कारण। पहला कारण है फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, यूपीएफ। उसके वजह से लोगों को लगता है कि अगर खाना खाया तो लिवर इम्पैक्ट हो सकता है या स्टमक इशू हो सकते हैं, मगर एक्चुअली इससे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हम जो जंक फूड खा रहे हैं, एक्चुअली ये 18 से 35 साल वाले लोग जो बाहर दूर रह रहे हैं और जो सस्ता भी खाना चाहते हैं और बढ़िया भी खाना चाहते हैं, वो ये कर रहे हैं। तो वो एक प्रॉब्लम की बात करी है स्टडी ने। और दूसरी प्रॉब्लम की बात ये की है कि लोग जो स्ट्रेस में EHQ, मेंटल हेल्थ कोशेंट, वो इतना लो हो गया है लोगों का। और वो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट स्ट्रेस कि कोई कॉर्पोरेट में स्ट्रेस है या पर्सनल स्ट्रेस है, इट इज़ अबाउट इमोशनल रेजिलियंस। तो लोगों के पास इतना रेजिलियंस नहीं है कि वो इशू हैंडल कर पाएँ। मैरिटल इशू, फोकस इश्यूज़, मतलब अराउंड 47 ऐसे क्राइटेरियाज थे जिस पे यूथ को इवैल्यूएट किया गया और उसमें उनका स्कोर 33 निकला। आई थिंक ये शॉकिंग है क्योंकि अगर हमारा यूथ इतने कम स्कोर में आज है, और अगर आने वाले समय में हम अपने ऑब्वियसली यूथ ही काम करेंगे और डेवलपमेंट करेंगे, और वही अगर इन प्रॉब्लम से बीमार होते जाएंगे, तो आगे क्या देश की तरक्की है। बिल्कुल। जब हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे तो आपने बताया कि सही लोगों का सिलेक्शन जी। एक सबसे बड़ी चुनौती है मेरे लिए। जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि इस चैलेंज को आप कैसे फेस करती हैं या कर रही देखिए, हैं? चैलेंज ये पहले था। अब विद टाइम ये चीज़, क्योंकि अब हम धीमे धीमे हमारे लिए अवेयरनेस बढ़ गई है, और जहाँ हम तीन या चार आपने एक महीने पहले सिस्टम थे। बना लिया है कि जी। जिसके ज़रिए आप फ़िल्टर कर पाते हैं जी लोगों हाँ, को? जी हाँ। जी। तो देखिए, किसी को भी सिलेक्शन करने से पहले बहुत सेट क्राइटेरियाज़ हैं। इंग्लिश, हिंदी ऑब्वियसली एक स्किल सेट है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इमोशन, एम्पैथी, एंड एक्चुअली वो हर इंसान सिर्फ डिग्री से ही नहीं, बट क्या रिलेट कर पाता है लोगों के इमोशन। तो वो केस स्टडीज दी जाती है इंटरव्यू में, साइकोमेट्रिक डिटेल टेस्ट लिए जाते हैं जो वो क्लियर नहीं करते हैं। एक्चुअली सीरीज ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, एंड देन कोलेट किए जाते हैं सारे फीडबैक्स। बट हर एक इंसान का सिलेक्शन मैं खुद करती हूँ, डिस्पाइट द बिजी स्केड्यूल, बिकॉज यहाँ मैं गलती नहीं कर सकती हूँ। यहाँ मैं लोगों के इमोशंस की बात कर रही हूँ, जो बहुत बहुत डेलिकेट चीज़ है। और इसमें सारा दारोमदार हमारा कंपेनियंस पर ही है। तो हम जब उनको रिक्रूट भी कर लेते हैं, उसके बाद भी हम उनकी सीरीज़ ऑफ ट्रेनिंग्स चलाते हैं अराउंड 6 मंथ्स के लिए। तो मेरी कंपनी स्टार्ट होने से पहले ही 6 महीने से हम लोगों ने वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। बहुत एक्सपर्ट्स आते थे एक्सटर्नल, जो उनको आइडियाज़ देते थे। फिर मॉक स्टडीज़ होती थी, मॉक इंटरव्यूज़ होते थे। मैं खुद एक यूज़र बन जाती थी और उनको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन देती थी। इस तरीके से जब वो ट्रेनिंग्स क्लियर करते हैं, तभी वो ऑन ग्राउंड डिप्लॉय किए जाते हैं। अच्छा। तो अब हम आते हैं इस पर जो आपका मॉडल है। जी। मैं सोच रहा था, अभी आपने कहा ना कि एक हमें इस सारी रिस्क का भी ध्यान रखना है कि वो कहीं डेटिंग की तरफ, डेटिंग साइट की तरह जी। ना ट्रीट किया जाने लगे। मैं भी ये बात सोच रहा था, शायद मेरा एक क्वेश्चन भी होता आपसे जी। कि एक बहुत थिन लाइन है बहुत। जहाँ पर आपको अपने अकेलेपन के लिए एक कंपेनियन चाहिए, और वो थिन लाइन क्रॉस करना भी बहुत आसान हो सकता है। जी। तो उससे बचने के लिए आपने क्या किए हैं एहतियात? जी हाँ, जैसे कि जी। मैंने पहले बताया कि हमारे कंपेनियन्स तो फुल्ली ट्रेंड हैं, और उनके साथ बहुत डिटेल्ड साइंड अग्रीमेंट्स ले रखे हैं कि ये एक डेटिंग काइंड ऑफ कन्वर्सेशन के तरह प्रोसीड जी। करे, तो आपको कैसे इसको हैंडल करना है।
कई बार वल्गर कंटेंट्स भी आने लगते हैं, तो इट्स वेरी इजी कि हमारे लोगों को हमने एम्पावर किया है कि आप कॉल एंड कर सकते हैं और साथ में हाथों हाथ आपको एक टिकट रेज करना है जिसमें एडमिन उसको उस नंबर को ब्लॉक कर ब्लॉक देगा। कर देगा, ठीक है। देखिए ये चीज़ें तो रोकी नहीं जा सकती हैं, हम पूरे देश के लोग में सोशल मीडिया में भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन जी सोशल मीडिया रन कर रहा है और अब सेफ्टी के साथ रन कर रहा जी है, हाँ फैमिली के लोग भी हैं, सभी जी लोग हाँ। हैं। जी। तो इस तरीके से उनको एम्पावर किया, बट एक और तरीका है हमारा ये इस देश में और पूरी दुनिया में इन पॉडकास्ट के थ्रू पहुंचाना कि ये डेटिंग ऐप नहीं है और ये जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्लैरिटी मेरे लोगों को, तो विद टाइम जब पता ही चलेगा कि ये डेटिंग ऐप नहीं है, यहाँ और कोई डिस्कशंस नहीं होते, इट्स नॉट लाइक टिंडर, तो अपने आप ही लोग नहीं आएंगे। अभी क्योंकि 1000 फ्री वॉलेट मिले हुए हैं तो कुछ लोग उसको मिसयूज़ करते हैं, बट जब बात पैसे की आएगी तो कोई नहीं करना चाहेगा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया था कि ये अकेलापन कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक सिचुएशन है, और जिस सिचुएशन में जो भी मॉडर्नाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, इस सिचुएशन में बहुत सारे 30 करोड़ की आबादी भारत में जैसे नंबर है वो है। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि ये गेट कंपेनियन उन्हें कोई थेरेपी नहीं दे रहा है, सिर्फ एक साथ दे रहा है जी या एक कह लीजिए इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, इसको कैसे आप क्लैरिटी करते हैं अपने कम्युनिकेशंस में? देखिए अगर मुझे थेरेपी देनी होती या ये एक माध्यम से मुझे ऐसा कोई बिजनेस बनाना होता तो मैं नाम कंपेनियन नहीं रखती। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंपेनियन इन इटसेल्फ बाय इट्स डेफिनेशन ये समझ में आ जाता है कि अब आपके लिए एक साथी है, एक शोल्डर है, अगर कोई परेशान है तो उसके लिए कंधा है, अगर कोई अकेला है सोशली तो उसके लिए एक साथ में वॉक करने वाला या म्यूज़िकल कॉन्सर्ट में जाने वाला, या कुछ नहीं तो सिर्फ चेस खेलने वाला या लॉन टेनिस खेलने वाला, ये है। तो ये एक कंपेनियन है, और इसका नाम ही कुछ और होता कंपेनियन के की जगह। पहली चीज़ तो ये। दूसरी, हम बहुत अवेयरनेस कर रहे हैं अपने जो, क्योंकि हमारे फुटफॉल बहुत है वेबसाइट पर आपके विशेष से, तो वहाँ FAQs बहुत डिटेल्ड है और वहाँ पे क्लैरिटी दे रखी है कि यहाँ ये जो कंपेनियंस का क्या रोल है और वो आपको क्या सर्विसेज देंगे। जी, बढ़िया। कभी किसी ने ये भी आपसे कहा कि ये कॉन्सेप्ट अभी समय से बहुत आगे का है? टू माई सरप्राइज नहीं। अच्छा। टू माई सरप्राइज नहीं, क्योंकि जैसे मेरी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और शायद आपकी भी रही होगी या किसी की भी रही होगी, आज हम कंपेयर करते हैं यूथ से या हमारे बच्चों से, तो हर इंसान जो हमसे मिलता है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम से तो गुजर रहा है। देखिए लोनलीनेस एक एहसास है, अब ये प्रॉब्लम तो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम सबको भूख लगती है, तो ये इतना ही सिंपल है कि भूख लगी तो हम खाना मांगेंगे, अगर हम अकेले हैं तो हम बोलेंगे हमें साथ चाहिए। तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट कि अगर कोई रीच आउट कर रहा है कि मुझे इमोशनल डिस्ट्रेस है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स को रीच आउट कर रहा है या उनके पास एक वैक्यूम है, वो उन लोगों को रीच आउट नहीं करना चाहते हैं जो फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, क्योंकि उनको जज किया जाएगा। तो हम जैसे लोग जो गेट कंपेनियंस हैं, जो यहाँ पर बिना जजमेंट के सुनने के लिए तैयार हैं, उनको जब वो रीच आउट करते हैं तो एक इनिशियल परसेप्शन क्या आता है एक फैमिली, जैसे आप सोचिए ना 10 साल पहले अगर हम अपने पापा मम्मी को बोलते कि मैं बहुत अकेला हूँ और या अकेली हूँ और मैं बोर हो रहा हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये ज़िंदगी, तो हमारी मम्मी शुरुआत में क्या कहती कि ड्रामा मत करो, नौटंकी मत करो। शायद आज के पेरेंट्स भी यही कहेंगे, लेकिन इमोशनल डिस्ट्रेस को एक ड्रामा नहीं सोच के उसको अभी सुनने समझने की ज़रूरत है। एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो हमको जज ना करे, और बहुत मुश्किल है ये ढूंढना, क्योंकि फ्रेंड्स में हमारी कंपटीशन होती हैं कि मैं अपने आप को वीक, क्योंकि हमने तो उसको रिलेट कर लिया ना एक प्रॉब्लम से कि वो मेरा एक कोई मेंटल इशू है। मेंटल इशू नहीं है, ये क्लैरिटी इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू मैं पहुंचाना चाहूँगी। और दूसरी बात कि अगर आपका कंफर्ट जोन नहीं है शायद अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो प्लीज़ रीच आउट करिए और इसको एक प्रॉब्लम की तरह ना देख के एक एहसास जिसको आपको पूरा करना है वो पूरा करके, और फिर आप गेट गोइंग हो जाएंगे लाइफ में बैक टू पॉजिटिव। इस दौरान कोई इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ आपके सामने रही हैं जिनको आप शेयर करना चाहेंगे? जैसे कि मैंने बताया एक हार्वर्ड की मैंने आपसे एक स्टडी शेयर करी अभी। और खुद आपने कुछ ऐसे लोग मिले या कुछ ऐसे केसेस आए आपके सामने? केसेस तो नहीं कहेंगे, मतलब इस पूरे गेट कंपेनियन जब आपने रन करना स्टार्ट किया तो कोई इंटरेस्टिंग आपके सामने इंसिडेंट रहा हो?
जी, बहुत हुँ, एवरी हुँ, डे इज़ अ न्यू डे ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड बहुत वैरायटी ऑफ सिनेरियोज़ आते हैं। मतलब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हुँ, जैसे गेट कंपनी का ऑफ़िशियल नंबर रात में मेरे घर पर वाप आ जाता है क्योंकि मैं उसको अपने पास रखती हूँ। अगेन आप वो हुँ, सोचेंगे कि मैं क्यों रखूँ? मैं हुँ, फाउंडर हूँ, सीईओ हूँ, हुँ, तो हुँ, ये किसी सेक्रेटरी के पास रह सकता है। बट हुँ, अगेन मैं किसी एम्प्लॉयी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि रात को 3 बजे कॉल आएगा तो उठाएँगे, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे लिए वो कॉल इतना इम्पोर्टेंट है। ऑफ़िशियल नंबर पे कोई कॉल करता है तो उसमें पैसे तो लगते नहीं हैं, हुँ, हुँ, बट एटलीस्ट मुझे एक वो इमोशनल जो मेरा एंगल था कि अगर कोई कंपेनियन अवेलेबल नहीं है और शायद गलती से कोई इस नंबर पे फ़ोन करे तो मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो एक रात को सुबह सवा 5 बजे एक लेडी का फ़ोन आया, 5:11 पर। और मेरे हस्बैंड ने बोला रख दो, क्यों कर रहे हो अभी बात, सो रहा है। तो मैं दूसरे रूम में गई, मैंने बात करी और उन्होंने अपनी बड़ी इनफिडेलिटी रिलेटेड इशू ही बताई, मैरिटल इशू बताई। और हुँ, हुँ, मैंने उनको बोला, उनका कुछ नज़रिया ये था कि एक डिटेक्टिव एजेंसी जैसे उससे भी मिक्सअप कर रहे थे। हुँ, तो मैंने उनको क्लैरिटी दी, बट उन्होंने बोला कि आप किसी भी तरह के, क्योंकि शायद वो अनएजुकेटेड या नॉट टू मच इनटू टेक्नोलॉजी थी। तो मैंने उनकी फिर हेल्प करने की कोशिश करी कि अगर आपको, मतलब नॉट फ्रॉम अ डिटेक्टिव स्टैंड पॉइंट, बट एट द सेम टाइम मैं उनको काम डाउन करने वाला प्रोसेस को फॉलो किया। ये इश्यूज़ हमारे पास बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं इनफिडेलिटी के। आपके लिए कुछ आंकड़े बता दूं हुँ, कि एक ऐसी कंट्री जहाँ पे हमेशा बोला गया है कि अरेंज मैरिज, लव मैरिजेस, कंपेनियनशिप, सक्सेस ऑफ मैरिज हुँ, इंडिया में जैसा है या एशिया में है, वो कहीं दुनिया में नहीं है। लेकिन इनफिडेलिटी का रेशियो या परसेंटेज मोर देन 50% है। मतलब कि 50% से ज़्यादा लोग जो मैरिड हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो द अदर स्पाउस है हुँ, वो या तो उससे फाइट करेगा इमोशनली, या वो डिप्रेशन में जाएगा। दो ही डिप्रेशन में सिनेरियो हैं। जी, तो ये सबसे ज़्यादा कॉल्स हमारे हैं जिसमें अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। और दूसरा सिचुएशन कॉर्पोरेट स्ट्रेस वाले बच्चों की आती है 18 से 35 साल। ठीक है। आपने इसका पेड मॉडल रखा है, जी। तो आपको लगा कि इंडिया में ये वर्क करेगा? क्योंकि हमारे यहाँ अभी पेड सर्विसेज़ का उतना चलन नहीं है। जी हाँ, जी। देखिए जैसे जब अर्बन क्लैप आया था हुँ, या और भी बहुत सारी सर्विसेज़, हुँ, ज़ोमैटो आई थी, हुँ, तो तब तक जब ज़ोमैटो या स्विगी आया था तब तक तो हम खुद ही जाके लाते थे या बिल्कुल, हमारे बंदों बिल्कुल। को भेजते थे। तब हम हुँ, लोग यही सवाल कर रहे थे कि ये हुँ, क्यों चलेगा? और हुँ, आज आप हुँ, देख रहे हैं वो कहाँ से कहाँ है। बिल्कुल। शुरुआत के साल उनके वैसे ही गए थे। लेकिन ये मेरी लीग अलग है। और जब बात हेल्थ की आ रही है और जैसे ही अवेयरनेस बढ़ेगी, जब इंसान को पता ही होगा कि मैं जो आज सोच रहा हूँ, जो क्रोनिक इलनेस की तरफ बढ़ रहा हूँ और हुँ, मेरे पास नहीं है कोई, हुँ, तो वो उसके पास एक ऑप्शन होगा कि मैं बीमार हो जाऊँ या अपनी लाइफ को इम्पैक्ट करूँ, और हुँ, दूसरा हुँ, ऑप्शन होगा कि मैं हेल्प के लिए रीच आउट करूँ। तो आई डोंट थिंक कि पैसा कोई बैरियर होगा, बट अगर पैसा इतना ही कम है कि ₹5 प्रति मिनट और 20 मिनट आप किसी से बात कर रहे हैं और अपना हार्ट आउट कर रहे हैं, और शायद उसमें विद आप अपनी कॉन्वर्सेशन से बोलते-बोलते आप उसमें नेविगेट कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, तो मुझे नहीं लगता कि एक हेल्थ और लाइफ से ज़्यादा पैसा होगा। जी। फ्यूचर का विज़न क्या है? 5 सालों में कहाँ देखना चाहती हैं गेट कंपेनियन को? फ्यूचर में मैं गेट कंपेनियन को वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया फ्रॉम इमोशनल सपोर्ट प्लेटफॉर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहती हूँ। हुँ, एंड थोड़ा सा और आगे मैं अपने आप को एक रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन इन द ग्लोब भी देखना चाहती हूँ। जी। तो क्या आपका रोड मैप है आगे? जैसे अभी तो आपने वेबसाइट है, ऐप आने वाला है। जी। इसके अलावा भी कुछ प्लान है? जी देखिए, मैं इसको बहुत रैपिडली स्केल नहीं कर रही हूँ। हुँ, अ, एक अगर आपको अपनी सोच बताऊँ या पर्सपेक्टिव थॉट प्रोसेस बताऊँ कि जब कोई स्टार्टअप होता है हुँ, एंड हुँ, ख़ास करके अगर वो एक मेल एंटरप्रेन्योर चालू करता है, तो वो बहुत उसको फास्ट स्केल करने की कोशिश करते हैं और उनको एक विजनरी लीडर की तरह देखा जाता है, राइट? बट जब एक वुमन एक एंटरप्रेन्योर बनती है और इस सेंसिटिव टॉपिक जो कहीं भी पॉपुलर नहीं है फ्रॉम अ कंपनी स्टैंड पॉइंट, नॉट ओनली इन इंडिया बट शायद ग्लोबली भी बहुत ही गिनी चुनी कंपनीज इस चीज़ पे काम कर रही होंगी, तो वो लेडी के लिए बहुत आसान है स्केल करना। मैं इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है और इतने लोग रिलेट करते हैं, इन्वेस्टर ढूंढना बहुत आसान है। हुँ, लेकिन मैं इसमें बहुत स्लो जाना चाहती हूँ कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉशन। हुँ, वी आर डीलिंग विद पीपल, हुँ, वी आर ऑल्सो मेकिंग इट डू बाय पीपल। हुँ, तो जो हमारे कंपेनियंस है वो मशीन्स नहीं है, वो लोग हैं।
और जब हम दोनों तरफ से ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उनकी इमोशन, उनकी सेफ्टी, उनकी डिग्निटी, उनका ओवरऑल एक गवर्नेंस एंड कंप्लायंस जो उनको किसी भी सिचुएशन में डिस्ट्रेस में ना डाले। तो आई थिंक फ्यूचर का प्लान यही है कि मैं इसको फ्यूचर में रैपिडली स्केल करूँगी एंड तब शायद जब मेरा एक मॉडल, एक प्रोटोकॉल, एक डिज़ाइन देश तक पहुंच सके, ना ही यूज़र्स तक, इन्वेस्टर्स तक भी, कि यहाँ प्रॉफिट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक डिज़ाइन, एक सेफ स्पेस इकोसिस्टम, और उसमें अगर कोई हमारे साथ विजन में अलाइंड होते हैं इन्वेस्टर्स, तो वो अगर हमें अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे पास आएंगे तो वो हमेशा इस पर्सपेक्टिव से आएंगे कि प्रॉफिट एक आउटकम हो सकता है, ऑब्जेक्टिव इस बिजनेस का नहीं हो सकता। अभी आपने कहा था ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन है। जी, एआई बहुत तेज़ी से हमारे जीवन में आ रहा है, तो क्या इस बात का अंदेशा है कि इन फ्यूचर कोई एआई कंपेनियन जगह रिप्लेस कर सकता है ह्यूमन को? देखिए यूज़ केसेस में तो ये ऐसा हो सकता है, लेकिन एआई की बहुत सारी खूबसूरत बातें हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है वो है दैट एआई डज नॉट हैव इमोशंस, और एआई कैन बी एन एनेबलर, एक एनेबलर हो सकता है हमारे जैसे बिजनेस के लिए। बट जब हम बात ही ऐसी कर रहे हैं कि जब आप फॉर एग्जांपल हम और आप बात कर रहे हैं और आप चुप हो गए बीच में, या आपने गहरी सांस ली, या आप परेशान हैं, आपका फोरहेड में वो स्ट्रेस दिख रहा है, तो वो एक एआई कैसे पढ़ेगा, क्योंकि उसमें तो इमोशंस ही नहीं है। तो वो सारी जो इंटरनल बातें हैं वो एक ह्यूमन बीइंग ही समझ पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि एआई कभी भी मेरे इस बिज़नेस को, या कोई ऐसा ही बिज़नेस, कोई और बिज़नेस जहाँ एक ह्यूमन डिपेंडेंसी है, एआई कभी नहीं रिप्लेस कर सकता। एआई सिर्फ सपोर्ट कर सकता है एज एन एनेबलर। आपके जैसा बिल्कुल नए अनूठा कॉन्सेप्ट या नया कॉन्सेप्ट लेके कोई अगर स्टार्टअप फाउंडर अगर आगे बढ़ रहा है, उसके लिए आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस से सिर्फ मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि हो सकता है कि मैं उन एंटरप्रेन्योर्स को आज ना समझदार लगूँ, क्योंकि मैं स्लो एंड स्टेडी जा रही हूँ। कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, धीमे-धीमे उन एम्प्लॉयज़ से भी करीब 30-40 एम्प्लॉयज़ ऑन रोल्स, उनके अलावा भी उसके बावजूद हमने 3000 कॉल पिछले 2 महीने में कंक्लूड करी हैं विद मोर देन 300 कस्टमर्स, विच मीन्स कि एक इंसान हमें 10 से ज़्यादा बार कॉन्टैक्ट कर चुका है। तो ज़रूरी है ये समझना कि कुछ तो बात है इस कॉन्सेप्ट में। आज 3000 है, कल 3 लाख होंगे, फिर 3 करोड़। तो उन एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ ये एडवाइस है कि अगर वो इस स्पेस में आगे कोई बिज़नेस शुरू करते हैं या कर चुके हैं, या किसी भी फील्ड में जो मतलब जो थोड़ा सा वो हो, डिफरेंट हो, चैलेंजिंग हो जी, तो उसके लिए भी आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, इंटेंट और एफर्ट क्लियर रखना, और हमेशा ह्यूमन को दिमाग में रखते हुए। फॉर एग्जांपल, अगर हम एआई से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, बट वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड एट द सेम टाइम कि ह्यूमन जॉब्स की कहाँ लॉस हो रही है। देखिए, आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर मेरी आईएसएससी की जॉब, आईएसएससी कंपनी विद एआई, कुछ ना कुछ तो डिस्ट्रप्शन यहाँ भी होगा। तो मैं ऑलरेडी उस चीज़ पे सोच रही हूँ अपनी उन कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बारे में भी, कि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी मैं अगेन कोई रिसर्च देख रही थी कि रोबोट या एआई या मशीन लर्निंग में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि वो मुट्ठी नहीं बंद कर पाते, बाकी वो सब कर लेंगे। तो मुट्ठी का काम किसका होता है? कारपेंटर का, मसाज करने वाले का। बाकी सारा काम जो हम अपने हाथ से कर रहे हैं वो तो रिप्लेस हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं गेट कंपेनियन चालू कर रही हूँ, तो अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मेरे आईएसएससी वाले जब उनके पास जॉबलेस ही होंगे और कुछ भी करना है, अब आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको अर्निंग करनी है, तो ये एक प्लेटफॉर्म उनके लिए रेडी होगा, उनको ट्रेन किया जाएगा टू डू दैट। तो वही दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को भी एक आई थिंक फ्रॉम एन इमोशन स्टैंड पॉइंट यही एक रिक्वेस्ट है कि ह्यूमन बीइंग को वैल्यू करें और कुछ ऐसे एवेन्यूज़ निकालें। एआई को तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, एआई को आप बदल नहीं सकते, एआई आएगा। आज एआई टेक वेरी लार्ज सीईओज ये कह रहे हैं कि इस
भूचाल को कोई नहीं रोक सकता। तो जब वो नहीं रोक सकते तो हम कैसे रोक सकते हैं? लेकिन उसके लिए हमें कुछ और जॉब्स जनरेट करनी पड़ेंगी, उसके लिए सोचना पड़ेगा, वैसे आइडियाज़ लाने पड़ेंगे टू सपोर्ट आवर कंट्री। एंड दैट्स व्हाट माय रिक्वेस्ट इज़ कि लोग इस डायरेक्शन में भी सोचें। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से हमने काफ़ी डिटेल में अलग-अलग पहलुओं पे बातें की। जी। कुछ ऐसा जो आप शेयर करना चाहें, जो हमारी इस बातचीत में रह गया हो? देखिए हमने सब बातें कर ली हुँ, और मैं बस इन नटशेल एक ही बात कहना हुँ, चाहूँगी कि अ, बहुत ज़रूरी है कि हम एज़ अ पर्सन, अगर हम लोनली हैं या एज़ अ पर्सन जो हमारे सामने कोई इंसान है जो लोनली है, जी, दोनों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि इसको एक डिज़ीज़, प्रॉब्लम या इशू की तरह ना देखें। उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो बंदा इस एहसास से गुज़र रहा है उसकी प्रॉब्लम समझें और उसको मदद करें और उससे उसको बाहर निकालने की कोशिश करें, क्योंकि उस द्वारा हम ना ही उसको एक हैप्पी सोल बना रहे हैं बट उसकी हम ज़िंदगी भी बचा रहे हैं। बिल्कुल। यही मेरी आखिरी स्टेटमेंट है। एंड अगर आपके पास कोई नहीं है तो ऑब्वियसली हम आपके लिए कॉल अवे हैं, बट मेरी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि हमारी कंट्री बैक वही सुनहरी चिड़िया बन जाए और सुनहरी चिड़िया पैसे शौहरत से ज़्यादा खुशहाल लोगों से बनेगी, जिसके लिए हम हमेशा से बने हुए हैं। बिल्कुल। तो श्रद्धा, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने अपनी जर्नी शेयर की। जी, बहुत बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका।